इतिहास के अनोखे संसार में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन, इस क्रम में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने ये देखा कि राजतंत्रात्मक शासन के अपने कुछ दोष होते हैं, जिनके कारण जब राजा कमजोर होता है तो उस शासन का अंत हो जाता है। यही मौर्य साम्राज्य के साथ हुआ। जब तक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे सक्षम राजा थे, तब तक मौर्य साम्राज्य बना रहा और अपनी पूरी ताकत से बना रहा। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, मौर्य साम्राज्य पतनशील हो गया। इसके अलावा प्रांतीय राज्यों में भी बगावतें हो गई थी। उसका भी वही कारण है कि यदि केंद्र में सत्ता मजबूत है तो प्रांतों में यदि बगावतें होती हैं तो वे नियंत्रण में आ जाती हैं। ऐसा हुआ था, बिंदुसार के समय भी विद्रोह हुए थे, अशोक के समय भी विद्रोह की सूचना है हमारे पास। लेकिन अशोक के न रहने पर प्रांतीय क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित हो गई। प्रांतीय शासकों के अतिरिक्त अशोक के उत्तराधिकारियों में कुछ राजा ऐसे भी हुए जो अत्याचारी थे। गार्गी संहिता का साक्ष्य है कि मौर्य सम्राट शालीशुक स्वयं अधार्मिक एवं अत्याचारी था। उसने अपनी प्रजा का घोर उत्पीड़न किया था। लिखा हुआ है, न वयम कुमारस्य विरुद्धम, न वयम कुमारस्य विरुद्धम नापि राज्ञः बिंदुसारस्य अपितु दुष्टा मात्याः अस्माकं परिभवम कुर्वन्ति। तो कई तरह की चीजें हैं। यह भी लिखा हुआ मिलता है, स राष्ट्र मर्दते घोरम धर्मवादी अधार्मिक है। फिर राज्यसभाओं में गुटबंदियां होना सामान्य बात है। यदि राजा शक्तिशाली होगा तो उन गुटबंदियों पर काबू रखेगा, नहीं तो फिर वे राज्य को बिखेर देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों की राज्यसभा में बहुधा गुटबंदियां रहती थी। अनेक व्यक्तिगत राग द्वेषों के कारण राज्य के मंत्री और उच्च पदाधिकारी राष्ट्रीय उद्देश्य को भूल जाते थे। उनके दृष्टिकोण से बहुधा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। हमारे समक्ष अशोक के उत्तराधिकार का उदाहरण है। इस प्रश्न को लेकर राज्यसभा में दो दल बन गए थे। उनके षड्यंत्रों ने गृह युद्ध को और भी प्रोत्साहित किया और त्वरित भी किया। दूसरा उदाहरण बृहद्रथ के काल का है। मालविकाग्निमित्रम से अनुमान होता है कि इस समय राज्यसभा में दो दल अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए निरंतर खींचतान कर रहे थे। एक दल सेनापति का पक्षपाती था तो दूसरा सचिव का। स्पष्ट है कि राज्यसभा की इन गुटबंदियों ने राजसत्ता को शिथिल, विवश, संकटग्रस्त और अनादृत कर दिया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उसमें करों की अधिकता है। यद्यपि यह संभव है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित समस्त कर प्रजा पर कभी नहीं लगाए गए होंगे, परंतु कम से कम उनसे मौर्य व्यवस्था की आधारभूत भावना का तो आभास होता ही है। निश्चित रूप से यह भावना उपलब्ध साधनों से राजकोष को अधिक से अधिक भरने की थी। यह भी संभव है कि इस भावना से प्रेरित होकर मौर्यों ने प्रजा पर जो कर लगाए हों, उनका भार बहुत ज्यादा रहा हो, जिसके कारण प्रजा में असंतोष उत्पन्न हो गया हो। इस संबंध में
अनेक सूचनाएं हैं हमारे पास कि गणिकाओं और अभिनेताओं पर भी कर लगाए गए थे। मौर्यों की आर्थिक आर्थिक अवस्था इस तरह की थी कि उसमें दबाव बनाया जा सकता था, क्योंकि राज्य पहले से ही समृद्ध था। चांदी के सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है, उसका कारण भी यही है। परंतु इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं है कि जो मिलावट वाले सिक्के मिले हैं वे मौर्यों के हैं कि नहीं है। पतंजलि के महाभाष्य से प्रकट होता है कि धन संग्रह के लिए मौर्यों ने जो साधन अपनाए थे वे सदैव श्लाघ्य थे। उदाहरण के लिए वे मूर्तियों को बनवा बनवा कर बेचते और पूजा के लिए स्थापित करते थे। इस प्रकार जनता की श्रद्धा भक्ति को जागृत करके वे मूर्तियों के द्वारा धन बटोरते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों, पंजाब के यूनानियों तथा आक्रमणकारी सेलुकस से युद्ध करने पड़े थे। इसके पश्चात उसकी साम्राज्य स्थापना भी चारों ओर युद्धों के परिणाम स्वरूप हुई थी। स्पष्ट है कि अपनी विशाल सेना का संगठन करने और बहुसंख्यक युद्ध करने में उसे अपार धनराशि खर्च करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त उसने नव संस्थापित राजवंश और साम्राज्य की संरक्षा के लिए जो उपाय निकाले थे वे भी खर्चीले थे। इन विविध खर्चों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त ने यदि अधिक कर लगाए हों अथवा विविध उपायों से धन संग्रह किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंततोगत्वा करों का भार प्रजा पर ही पड़ता था। अतः यदि उसे ये कर कष्टकर प्रतीत होते हों तो नितांत स्वाभाविक है कि जनता उसे सहन करना नहीं चाहेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के महान धर्म प्रचार से राजकोष रिक्त हो चला था। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। जनता के भले के कार्यों, स्तूपों, विहारों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों आदि के निर्माण एवं विदेशों में धर्म प्रचार के कार्यों में अशोक को विपुल धनराशि व्यय करनी पड़ी थी। यदि जनता के भले के कार्यों में राशि खर्च होती है तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन धर्म के आडंबर में यदि इस तरह का काम किया जाए तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। पुनः वह समय समय पर बौद्ध संघ को मुक्त हस्त होकर दान दिया करता था। इन सब कार्यों ने राजकोष को भारी क्षति पहुंचाई। राजाओं की शक्ति कोष पर ही आश्रित है, इस तथ्य को समझने वाले अमात्यों को चिंता हुई। अशोकावदान का कथन है कि एक बार अशोक कुक्कुटाराम विहार को धन दान देना चाहता था, परंतु एमात्यों ने युवराज संप्रति को समझाकर यह दान रुकवा दिया। राजकोष की चिंताजनक अवस्था से व्यग्र होकर ही एमात्यों ने यह काम किया होगा। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय अनेक प्रांतों के निकल जाने से राजकोष की आय और भी कम हो गई। भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर एवं पश्चिमी प्रदेश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखा करते थे। इनके स्वतंत्र हो जाने से पाटलिपुत्र का इनके साथ संबंध विच्छेद हो गया। परिणाम स्वरूप व्यापार को भारी धक्का लगा और इसका दुष्प्रभाव राजकोष पर पड़े बिना नहीं रहा। धन के अभाव में साम्राज्य की संरक्षा और स्थिरता कैसे संभव हो सकती थी। मित्रों, अशोक की अहिंसात्मक एवं धर्म प्रचारात्मक नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति को नितांत क्षीण कर दिया था। अशोक के समय तक अहिंसा के दर्शन का इतना विकास न हुआ था कि देश की रक्षा के प्रबल अस्त्र के रूप में राजतंत्र उसका प्रयोग करे। अहिंसा व्यक्ति के लिए व्यावहारिक हो सकती है, राज्य के लिए नहीं। भारत के पश्चिमोत्तर में बर्बर जातियां आक्रमण की ताक में खड़ी थी। भारत के भीतर दूरस्थ प्रदेश अपनी स्वतंत्रता घोषित करने की योजनाएं बना रहे थे। ऐसे समय में देश को एक विशाल एवं संगठित सेना की आवश्यकता थी, परंतु अशोक इस आवश्यकता के प्रति नितांत निरपेक्ष था। साम्राज्य की समस्त शक्तियां
धर्म के प्रचार में लग गई थी। बुद्धम शरणम गच्छामि के विपुल उद्घोषों से आकाश गूंज रहा था। उद्घोषों के कारण सीमा प्रदेश पर बैठे शत्रुओं को पूरा अवसर मिल गया कि वे अपनी मन मर्जी करें। उन बैरियों की रणभेरी अशोक को कैसे सुनाई देती। देश को सैनिकों और सेना नायकों की आवश्यकता थी, परंतु दुर्भाग्य से मिले उसे भिक्षु और प्रचारक। कमंडल से शांति का अभिषेक नहीं हो सकता, देश की रक्षा नहीं हो सकती। अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर विश्व बंधुत्व की स्थापना का प्रयास एक नूतन प्रयोग था। इसे देखकर महापंडित चाणक्य और जोरदार विजेता चंद्रगुप्त की आत्मा विक्षुब्ध हो उठी होगी। अशोक की इस नीति का भारी दुष्परिणाम हुआ। देश विदेश में धर्म प्रचार हुआ और उदात्त सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हुआ, परंतु मौर्य साम्राज्य की संरक्षा नहीं हो सकी। जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ, उस समय तक सिकंदर के दांत खट्टे करने वाले तथा सेलुकस को पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों की तलवारों की धार कुंठित हो चुकी थी। जिस समय साम्राज्य में प्रांतीय विद्रोह हुए, उस समय तक उनका दमन करने वाले सेना नायक कदाचित बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो चुके थे। हाउ हानशु नामक चीनी का कथन है कि भारतीय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हिंसा न करना और युद्ध न करना उनका स्वभाव हो गया है। यह स्वभाव परिवर्तन अशोक के कथित महान धर्म प्रचार का नतीजा था। स्वयं अशोक की गर्वोक्ति है कि धर्म घोष ने भेरी घोष को बंद कर दिया था। बौद्ध सम्राट ने स्वयं तो अहिंसात्मक नीति अपनाई ही थी, साथ में अपने पुत्रों पौत्रों को भी उसी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके प्रोत्साहन का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। कम से कम गार्गी संहिता के कथनानुसार हमारे सम्मुख अशोक के एक उत्तराधिकारी शालीशुक का उदाहरण है। इसने भी अशोक के समान धर्म विजय का नारा बुलंद किया था। स्थापयिष्यति मोहात्मा विजय नाम धार्मिकम। अशोक महान था, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु साथ ही साथ उसकी उदात्त नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी हुई। मित्रों, एक व्यक्ति के रूप में हम अशोक को महान मान सकते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में उसको महान मानने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य की नींव इन विभिन्न कारणों से खोखली हो गई थी, और विदेशी आक्रमण नहीं हुए होते तो भी मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित था। यवनों के आक्रमणों ने इस साम्राज्य को पूर्णतः धराशायी कर दिया। सबसे पहला यूनानी आक्रमण 206 ईसा पूर्व का है, परंतु मौर्य साम्राज्य का पतन तो इसके पहले ही प्रारंभ हो गया था। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने एक दूसरी बात कही है कि अशोक की बौद्ध नीति से क्षुब्ध होकर ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई और उसी प्रतिक्रिया ने मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर राय ने इस मत का खंडन किया है और यह दिखाने की चेष्टा की है कि न तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई और न ही उसका मौर्य साम्राज्य के पतन से कोई संबंध है। ये दोनों ही मत अतिवादी हैं। वास्तविकता इन दोनों मतों के बीच में कहीं स्थित है। पंडित शास्त्री के मत के विरुद्ध कहा जा सकता है कि अशोक शूद्र नहीं था, अतः जाति के आधार पर ब्राह्मणों को उससे कोई द्वेष नहीं था। अशोक का अहिंसा प्रचार कोई नया काम नहीं था। स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी हिंसात्मक यज्ञों को हतोत्साहित करने के लिए कहा गया है। अशोक के लघु शिलालेख में निम्नलिखित शब्द मिलते हैं: ये इमाए कालाए जम्बूद्वीपसी अमीसा देवा हुसूते दानी मिसाकटा। पंडित शास्त्री ने यह अर्थ लगाया है कि ब्राह्मण जो इस लोक में देवता समझे जाते हैं, उन्हें अशोक ने झूठा सिद्ध कर दिया। वस्तुतः यह अर्थ सेनाट का था,
लेवी महोदय ने इसका खंडन किया है। लेवी के अनुसार अमीषा शब्द संस्कृत के एम्ब्रिशा यानी सच्चे नहीं है। स्वयं अशोक के भब्रू अभिलेख से प्रकट होता है कि संस्कृत के एम्ब्रिशा शब्द के लिए अमुषा और मृषा शब्द के लिए मुषा शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वस्तुतः अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त मिशा शब्द से संस्कृत का मिश्रा और अमिशा से अमिश्र शब्दों का अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार अभिलेख के उपर्युक्त उद्धरण का अर्थ यह हुआ कि उस समय तक भारतवर्ष के जो लोग देवताओं से नहीं मिले थे वे उनसे मिला दिए गए। पंडित शास्त्री का कथन है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये जनता में सदाचारिता के प्रचारक थे, परंतु यह कार्य तो ब्राह्मणों का था, अतः ब्राह्मण अशोक से नाराज हो गए। परंतु सदाचारिता प्रचार के साथ साथ महामात्रों के अन्यान्य कार्य भी थे, यथा राजवंशियों के दानों की व्यवस्था एवं उनका उपयुक्त वितरण, यवनों, कंबोजों, गांधारों, ब्राह्मणों आदि के कल्याण की चिंता करना, अपराधियों को दिए गए दंडों की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर उनमें कमी करना। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि अशोक के महामात्र सदैव अब्राह्मण ही होते थे। पंडित शास्त्री का कथन है कि अशोक ने एक नए अधिनियम से ब्राह्मण जाति के विशेषाधिकार छीन लिए थे और 4 वर्णों में दंड समता और व्यवहार समता की प्रतिष्ठा की थी। परंतु 5वें स्तंभ लेख को देखने से प्रकट होता है कि अशोक का मंतव्य यह था कि उसके समस्त राजुक एक निश्चित प्रणाली और नियम के आधार पर दंड दें और व्यवहार करें। उसे भय था कि कहीं ऐसा न हो कि एक अपराध के लिए एक राजुक एक दंड दे और उसी अपराध के लिए दूसरा राजुक कोई दूसरा दंड दे। इसी से अशोक दंड और व्यवहार में समता के लिए उत्सुक था। इस अभिलेख में कहीं पर ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है। परंतु इतना होते हुए भी डॉक्टर रायचौधरी का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मौर्य साम्राज्य के पतन से ब्राह्मणों का कोई संबंध नहीं था। वैदिक काल से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक प्रभुता के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। 600 ईसा पूर्व के 2 क्षत्रिय राजवंशों के नेतृत्व में ब्राह्मण धर्म की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह हुआ है। इस नवीन संकट का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था का पुनर्संगठन किया, जिसमें चतुर्वर्णों में ब्राह्मण धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया और क्षत्रियों द्वारा संस्थापित नवीन धर्मों की निवृत्ति मार्गी विचारधारा के विरुद्ध प्रवृत्ति मूलक गृहस्थाश्रम को प्रधानता दी गई। सूत्र साहित्य ब्राह्मणों के इसी पुनः संगठन का परिणाम था। ब्राह्मण व्यवस्था के प्रबल पोषक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मणों की सर्वोपरि मान्यता की योजना है। उसने भी बौद्ध भिक्षुओं के प्रचार पर अनेक नियंत्रण लगाए थे। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अभी यह विषय जारी रहेगा। जिस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं, यह बिंदु विस्तार पाएगा अगले अंक में। हम फिर मिलें, तब तक के लिए अपने इस साथी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।